सुप्रीम कोर्ट में आज विकास दुबे एनकाउंटर मामले पर सुनवाई होगी। सीबीआई, एनआईए या कोर्ट की निगरानी में एनकाउंटर जांच की मांग की गई है। सीजीआई ऐसे बोबड़े की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। आज अमर दुबे की पत्नी खुशी जेल से रिहा हो सकती है। आपको बता दें कि R9 टीवी ने प्रमुखता से जेल में बंद खुशी को लेकर सवाल खड़े किए थे। R9 टीवी खुशी के माता पिता के दर्द की आवाज भी बना था। वहीं पुलिस का भी कहना है कि बिकरू कांड में खुशी का कोई लेना देना नहीं है। कानपुर कांड में शहीद 8 पुलिसकर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि बेरहमी से सभी पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। धारदार हथियारों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। सीओ देवेंद्र मिश्रा को 4 गोलियां मारी गई थी। गोली मारने के बाद सीओ देवेंद्र मिश्रा का पैर काटा गया था। 3 पुलिसकर्मियों को सर पर और 1 के चेहरे पर गोली मारी गई। भारत में कोरोना केस 9 लाख के पार पहुंच चुके हैं। दरअसल भारत में कोरोना के मरीज 9,06,752 हो चुके हैं। 24 घंटों में 28,498 मामले सामने आए। वहीं 24 घंटों में 553 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि अब तक 23,723 लोगों की कुल मौत हुई है। रिकवरी रेट 63.02% पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि कोरोना महामारी इस साल करीब और 13 करोड़ लोगों को भुखमरी की तरफ धकेल सकती है। संयुक्त राष्ट्र की माने तो पिछले साल दुनिया भर में भुखमरी की कगार पर पहुंचे लोगों की संख्या में करीब 1 करोड़ का इजाफा हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने यह आकलन खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति पर हालिया रिपोर्ट के बाद जारी किया। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 38,130 हो चुकी है। एक दिन में यूपी में 1,664 कोरोना के मरीज मिले। अब तक 24,203 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई है। अगर अब तक की बात करें तो यूपी में कोरोना से 955 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना के 12,972 एक्टिव केस हैं। वाराणसी में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी ने कहा कि सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वाराणसी के अलग अलग इलाकों में जाकर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो वहीं कोरोना काल से बचाव के लिए लोगों को संदेश भी दिए जा रहे हैं। काशीपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आज 47 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। उपजिलाधिकारी और कर्मचारी समेत 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें, कोरोना संक्रमित मिलने के बाद ऑफिस को सैनिटाइज कर बंद कर दिया गया है। काशीपुर में कोरोना से महिला की मौत हो गई। दरअसल महिला का बेटा भी कोरोना संक्रमित है। वहीं महिला की मौत के बाद शहर में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि काशीपुर में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती सी जा रही है। उधम सिंह नगर में आज रात 12 बजे से 72 घंटे के लिए संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ये लॉकडाउन 4 शहरों में यानी रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर और बांसपुर में रहेगा। दरअसल ये फैसला जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए लिया गया। आपको बता दें कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से लोगों में अच्छी खासी दहशत देखी जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए जनता से अपील की है। साथ ही ये कहा है कि बरसात में डेंगू की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी रोकथाम के लिए मुहिम की शुरुआत की गई है। सीएम रावत ने इसके लिए हर रविवार रहे तैयार मुहिम की शुरुआत की है। आपको बता दें, मुहिम के तहत डेंगू रोकथाम के लिए काम करना होगा। उधम सिंह नगर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। रुद्रपुर से लेकर खटीमा तक जहां जहां यूपी से सीमाएं लगी हैं, वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ परमिशन वालों को ही राज्य में आने की अनुमति दी जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी मुख्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। कांग्रेस नेताओं को बीजेपी पर पलटवार का मौका मिल गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि हमें जो उपदेश दे रहे थे, उनके कार्यालय में जिस तरह से नियमों को कुचला गया वो सबके सामने है। साथ ही कहा कि हम बैलगाड़ी में बैठकर कुछ कदम क्या गए, हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया गया।
पूर्वांचल के कुछ जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं। दरअसल नेपाल के पहाड़ों से बारिश के पानी से नदियां उफान पर है। लगातार जलस्तर बढ़ने से सरयू घाघरा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बढ़े हुए जलस्तर से खड़ी फसल और कटान का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि लगातार खेतों में गांव में पानी घुसता चला आ रहा है। नेपाल के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। वहीं साथ ही लाखों क्यूसेक का पानी अब घाघरा में छोड़ा गया, जिसके बाद घाघरा नदी खतरे के निशान से 61 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी है। साथ ही नदी का पानी बांध से टकरा रहा है, जिससे लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। प्रशासन ने जिले की 25 बाढ़ नियंत्रण चौकियों को अलर्ट कर दिया है। श्रावस्ती में टिड्डी दल के पहुंचने से यहां किसानों में अच्छा खासा हड़कंप देखने को मिल रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि टिड्डी दल का फैलाव उत्तर दक्षिण में 25 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 30 किलोमीटर तक फैला है। टिड्डी दल ने किसानों की फसल पर हमला बोल दिया है। किसान टिड्डी दल को भगाने में हालांकि पूरी जुगत कर रहे हैं। लखनऊ में जिला पंचायत सदस्य पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। रास्ते में कुछ अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। वहीं जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र कालिया ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ तहरीर दी है। बताया ये जा रहा है कि रेलवे के ठेकों को लेकर धनंजय सिंह ने यह हमला करवाया है। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य के गनर और ड्राइवर को गोली लगी है। आगरा में घरेलू विवाद के चलते भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या को अंजाम देने के बाद हत्यारा मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम सा मचा हुआ है। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया। दरअसल बदमाश को पकड़ने के लिए खेकड़ा कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम बनाई गई थी। बदमाश कई मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस ने बदमाश के पास से असलहा और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मौके से फरार भी हो गया है। उधर नोएडा के कोतवाली फेज 2 में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश यहां भी घायल हो गए। बदमाशों को फिर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। आपको बता दें दोनों बदमाशों पर नोएडा गाजियाबाद में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। अलीगढ़ में कुछ लोगों ने बाप बेटे पर गोलियां बरसा दी, जिसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल बाइक हटाने को लेकर कुछ लोगों से बाप बेटे का झगड़ा हो गया, जिसके बाद दबंगों ने बाप बेटे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वहीं आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने नामजद सहित कई अज्ञातों पर मुकदमा दर्ज किया है। कानपुर देहात में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें महिलाएं समेत 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वहीं पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लग रहा है। बुलंदशहर में चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर स्वात टीम और देहात कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 बदमाशों को धरा गया। ये बदमाश हथियारों के बल पर महिलाओं से चेन स्नैचिंग करते थे। पकड़े गए गिरोह के सदस्यों पर दिल्ली में 2 दर्जन से ज्यादा मामले पहले से दर्ज हैं। उधर कन्नौज में गांव वालों ने पुलिस से अभद्रता की, साथ ही महिलाओं ने पुलिस की वर्दी तक खींच डाली। दरअसल घर में कैद महिलाओं को छुड़ाने पुलिस पहुंची थी। मारपीट कर पति ने महिला को घर में कैद कर दिया था। पीड़ित महिला की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अभद्रता के आरोप में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
शाहजहांपुर पुलिस ने विधानसभा अध्यक्ष बनकर एसपी को धमकाने वाले फर्जी नेता को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया फर्जी विधानसभा अध्यक्ष इससे पहले कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर रौब झाड़ चुका है। फिलहाल फर्जी विधानसभा अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया है। आगरा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के नाम पर करोड़ों रुपयों का घोटाला करने का मामला भी सामने आया। कूड़ा उठाने वाली फर्मों ने फर्जीवाड़ा करके रकम का गबन कर दिया। आरोप है कि चारों फर्मों ने लोगों से रकम वसूली करने के बाद उसे नगर निगम के कोष में जमा नहीं करवाया। मेरठ में नशे में धुत कार सवार युवक ने कार से 4 लोगों को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार नशे में धुत युवक ने राहगीरों को यह टक्कर मारी। राहगीरों को घायल करके भाग रहे युवक को फिर लोगों ने पकड़ लिया और युवक को कार सहित पुलिस के हवाले किया गया। उधर श्रावस्ती में जमीन के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। एक दूसरे पर लोगों ने धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिसमें 2 शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती करवा दिया है। एक बुजुर्ग की हालत हालांकि नाजुक बनी है, जिसे जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा है। कन्नौज में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क के किनारे पैदल जा रहे 14 साल के लड़के को रौंद डाला। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोग लड़की को इलाज के लिए अस्पताल जरूर लेके गए, लेकिन डॉक्टरों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं लड़की की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। देहरादून में कार्यालय में तैनात अधिकारियों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइंस में बताया गया है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी के अधिकारियों के कार्यालयों में 100% उपस्थिति होगी। साथ ही ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए 75% उपस्थिति जरूरी होगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि गर्भवती महिला को जरूरी होने पर ही कार्यालय बुलाया जाएगा। चमोली जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नीति गांव से आगे वोटिंग चेक पोस्ट पर पहुंचकर आर्मी मेजर से मुलाकात भी की और सीमा क्षेत्रों के मौजूदा हालातों की जानकारी दी। देहरादून के सेंट एनी स्कूल के लिए बाल आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल स्कूल प्रशासन पर पिछले 5 साल से 8वीं के बच्चों से फीस लेने का आरोप है। साथ ही आरोप है कि लॉकडाउन में भी फीस के लिए परेशान किया गया। आपको बता दें, बाल आयोग ने 15 दिन में जांच की रिपोर्ट मांगी है। उधर देहरादून में हरेला पर्व पर 1 घंटे में 2.75 लाख पौधे लगाए गए। हरेला के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली थी। सीएम रावत रायपुर गांव में पौधा रोपित कर अभियान की वो शुरुआत करेंगे। इसके लिए सभी विभागों की जिम्मेदारी तय की जा चुकी है। आपको ये भी बता दें कि 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाएगा। नैनीताल में नव विवाहिता ने कीटनाशक पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। कीटनाशक पदार्थ खाने के बाद महिला को परिजन आनंद फानन में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने एक बार फिर से बेतुका बयान दिया। इस बार के विवादित बयान में ओली ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण किया, इसका आरोप लगाया। प्रधानमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में ओली ने कहा कि भारत ने नकली अयोध्या को खड़ा कर नेपाल की सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया है। चीन और अमेरिका के बीच जारी तनाव बढ़ता जा रहा है। टिकटॉक के डेटा को लेकर अमेरिकी आरोप से विपरीत चीन ने कहा है कि यूएस पूरी दुनिया में हैकिंग का साम्राज्य चलाता है। चीन ने कहा कि अमेरिका के पास अपने दावों को लेकर कोई सबूत नहीं है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने इशारों में चीन पर हैकिंग का आरोप लगाया था। कोरोना वायरस प्रकोप के बीच कई बड़े शहरों में बदलाव की कोशिश शुरू हो गई है। अमेरिका, यूरोप ने हजारों एकड़ जमीन में नए पार्क बनाने का इरादा जताया है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने, भवनों में ज्यादा प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था और शहर के अंदरूनी इलाकों में प्राइवेट कारों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।
जापान दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने जा रहा है। ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स 2 इंजन वाले होंगे और अगले कुछ साल में तैयार हो जाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी संसद को दे दी है। माना यह जा रहा है कि चीन की तरफ से सेंकाकू आइलैंड और दूसरे विवादों में जापान को सैन्य टकराव की आशंका है, लिहाजा वो अपनी तरफ से तैयारियां पुख्ता करने जा रहा है।